नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो पढ़ेंगे वो है सहायक संधि। सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाई गई थी। इस संधि के तहत क्या होता था कि जिस राज्य के साथ ये जो संधि की जाए थी, सहायक यानी सहायता के लिए संधि करना, तो उसके जिस राज्य के साथ ये संधि की जाती थी तो उस राज्य के साथ कुछ शर्तें रखी जाती थी कि इसी शर्त के साथ आप इस संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हो। इस संधि की जो शर्तें हैं कुछ इस प्रकार से, आपको इस संधि की शर्तें को अपनाना कंपलसरी है। अब ये सहायक संधि लाई क्यों गई, इसके पीछे वजह क्या थी, ये क्या थी, इसके क्या क्या प्रावधान थे, इससे कंपनी को क्या लाभ हुए, इससे कंपनी को क्या नुकसान या देशी राज्य को क्या नुकसान हुए, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है सहायक संधि। सहायक संधि के जो जनक माने जाते हैं, इस संधि के जनक जो है वो है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1798 में भारत आए, बंगाल के गवर्नर जनरल बन, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। अब देखो, सहायक संधि की जो बात की जाए तो सहायक संधि के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रावधान, सर्वप्रथम सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा की गई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा की गई। डुप्ले ने क्या किया कि जब कर्नाटक वॉर चल रहे थे तो राज्यों के साथ क्या करते थे, तो संधि कर लेता। तो संधि के तहत क्या करता था, उनसे धन प्राप्त करता था, उनको सुरक्षा का वचन दे देता था वो, और उनसे धन लेता था उसके बदले में। तो सर्वप्रथम जो इस संधि की शुरुआत करता था वो डुप्ले था, लेकिन इस संधि को व्यापक रूप देने वाला जो इंसान था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि सर्वप्रथम कहां प्रयोग की गई, वो कि अवध के साथ कहा जाता है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सहायक संधि का शुरुआत की थी वो अवध के साथ की थी, अवध राज्य के साथ, अवध राज्य के साथ जो इलाहाबाद की संधि की गई थी लॉर्ड क्लाइव द्वारा, वो संधि थी इलाहाबाद की संधि। इस संधि के तहत क्या किया गया था, इस संधि के तहत क्या किया गया था कि जो यहाँ का अवध का जो नवाब है वो अंग्रेजी सेना रखेगा, उसके बदले में वो क्या करते, खर्चा देगा, मतलब उसके अपने खर्चे पर वो अंग्रेजी सेना को वहां पर रखेगा। यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है सब्सिडरी अलायंस की, इलाहाबाद की संधि के साथ जो क्लाइव के साथ की जाती है। तो स्टार्टिंग आपको ये पता चल गया सहायक संधि क्या थी, कहां से स्टार्टिंग होती है। जनक की बात की जाए लॉर्ड वेलेस्ली, इसकी शुरुआत की बात की जाए तो डुप्ले ने की थी, लेकिन वास्तविक के जो जनक है वो वेलेस्ली है। और अंग्रेजों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से कर दी थी, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की थी अवध राज्य के साथ। अवध राज्य के साथ जो बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि की जाती है, दो संधि की जाती है बक्सर के युद्ध के बाद, एक मुगल बादशाह के साथ और एक अवध के नवाब के साथ। उस अवध के नवाब के साथ जो संधि की जाती है वो सहायक संधि का एक रूप था। तो ठीक है, तो सहायक संधि ये थी। वेलेस्ली देखो, जो लॉर्ड वेलेस्ली था ये 1798 में भारत आता है बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर। जॉन शोर के बाद जो आया तो यही था। तो ये जो वेलेस्ली था, वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी गवर्नर, साम्राज्यवादी था।
इसकी नीति थी साम्राज्य विस्तार करना, भारत का जितना जो बचा हुआ क्षेत्र है उसको कंपनी के अंडर में लाने की इसकी नीति थी। और जिसकी नीति थी ये शांति व निष्पक्षता पर आधारित नहीं थी, शांति व निष्पक्षता पर आधारित नहीं थी। ये केवल एक चीज में विश्वास करता था, युद्ध और सिर्फ युद्ध। ये चाहता था कि जितने भी भारत के राज्य हैं, भारत के राजा हैं, वो सब क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है के नियंत्रण में आ जाए, मतलब इसके अंडर में आ जाए। इतना बड़ा साम्राज्य कंपनी का फैल जाए कि सारे भारत उसमें सिमट जाए, ये चाहता था। अब कारण क्या था इसका, इस सत्य को लाने के पीछे? कारणों की बात की है तो कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट कारण है नेपोलियन। अबे नेपोलियन कौन था ये जानो, आपने सुना होगा नेपोलियन का नाम। नेपोलियन फ्रांस का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, और ये अंग्रेजों को बुरी तरह हराना चाहता था। इसने नेपोलियन ने कहा कि अगर इंग्लैंड जो है वो स्थल से जुड़ा रहता तो मैं इंग्लैंड को कब का रोन डालता, क्योंकि इंग्लैंड क्या है, एक टापू है, एक द्वीप है, और उसके जो वहां जाने के लिए समुद्र को पार करना पड़ा। और नेपोलियन के पास इतनी बड़ी, इतनी शक्तिशाली नेवल पावर नहीं थी कि वो अंग्रेजों को टक्कर दे सके, क्योंकि उस समय जो नाविक शक्ति थी सबसे तेज वो थी अंग्रेजों के पास, और समुद्र में अंग्रेजों को हराना नामुमकिन था उस टाइम पर। तो नेपोलियन ने क्या किया कि पूरे यूरोप को रोन डाला, और यूरोप को रोनते रोनते वो कहां आ गया, मिस्र तक आ गया, मिस्र तक आ गया। और वो नेपोलियन की यह मंशा थी कि वो इंग्लैंड का उपनिवेश कौन था, भारत था। सबसे इंपॉर्टेंट जो उपनिवेश था वो भारत था इंग्लैंड का। वो क्या करना चाहता था कि भारत को छीनना चाहता था। इंग्लैंड का जो उपनिवेश भारत है इसको इंग्लैंड के हाथों से निकालना चाहता था, तो उसके लिए उसने मिस्र तक का अभियान कर डाला। और उस समय जो गवर्नर जनरल था नेपोलियन, ये क्या था, काफी चिंतित था, क्योंकि भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी के लोग थे वो भारत के राजाओं को क्या करते थे, आंतरिक रूप से, गुप्त रूप से सहायता पहुंचाते थे। जैसा कि 1799 में उसने देखा, जब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ये देखा गया कि टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी लोग जो है वो हथियार, सामरिक महत्व के आदि जो शस्त्र वगैरह है वो सब उपलब्ध करा रहे हैं। तो इससे क्या था, वो काफी चिंतित हो गया था। तो नेपोलियन के बढ़ते खतरे को टालने के लिए उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी नीति का डेवलप किया जो कि फ्रांसीसियों को यहां से निकाल बांट सके, कि भारत के राजा जो है उनके राज्यों में किसी भी प्रकार से वो दखल या घुस ना सके। तो ऐसी नीति का उसने आविष्कार किया, और वो नीति जो उसने डेवलप की वो सायक संधि के रूप में हम उसे जानते हैं। सायक संधि की बात की जाए तो सायक संधि क्या है, तो सायक संधि यह है कि दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच आपस में सहायता देने के लिए, दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच आपसी सहायता के लिए जो संधि की जाती है वो सहायक संधि कहलाती है। यानी कि एक दूसरे पर जब भी कोई मुसीबत आएगी तो एक दूसरे शक्तियां क्या करेंगे, एक मिलकर क्या करेंगी, उस तीसरी शक्ति जो है जिसने नुकसान पहुंचाया या अटैक किया है उसका मुकाबला करेंगे। तो ये तो सहायक संधि। लेकिन भारत के संदर्भ में बात की जाए तो इस संधि का टेक्निकली अर्थ कुछ और निकलता है। अब क्या निकलता है कि भारत में सहायक संधि का मतलब है कि यहाँ के जो राजा है वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सोवर्निटी यानी अपनी संप्रभुता अंग्रेजों को सौंप दे, अपनी सुरक्षा के बदले अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करना, ये मतलब निकलता भारत के संदर्भ बात की जाए। अगर ये देखो सहायक संधि का मतलब बात की जाए, सहायक संधि क्या होती है, सहायक संधि का अर्थ तो दो या दो से अधिक शक्तियां दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच
दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता क्या होता है? सहायक संधि होता है। दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता कहलाता है सहायक संधि। तो ये था सहायक संधि का ओरिजिनल अर्थ, समझौता। ये अगर भारत की बात की जाए, भारत के संदर्भ में तो सहायक संधि का जो मतलब निकलता है वो निकलता है व्यवस्थापूर्ण किसी शक्तिशाली, या फिर ऐसे कह सकते हैं अपन इसे व्यवस्थापूर्ण किसी बड़ी शक्ति का व्यवस्थापूर्ण किसी बड़ी शक्ति की सहायता लेना। बड़ी व्यवस्थापूर्ण किसी बड़ी शक्ति की सहायता लेना, ये भारत के संदर्भ में ये है, व्यवस्थापूर्ण किसी बड़ी शक्ति की सहायता लेना। तो ये आपको याद रखनी। कारण की बात की जाए तो कारण क्या था? कारण था नेपोलियन का बढ़ता खतरा। और एक कारण की बात की जाए तो वो दूसरा कारण बताया जाए तो वो जो लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी नीति के कारण। ये तो बहुत प्रमुख कारण थे। ठीक है, अब तक इसके सहायक संधि के प्रावधान, सहायक संधि की प्रमुख विशेषता तो ये थे कि लॉर्ड वेलेस्ली स्टार्टिंग की थी, लेकिन अगर बात की जाए तो शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेट की थी। और अंग्रेजों ने जो पहली सहायक संधि की थी वो इलाहाबाद के साथ बताई जा रही है, अवध के साथ इलाहाबाद की संधि। और लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो भारत में इंडियन ईस्ट कंपनी के साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसके साथ ही वो नेपोलियन के बढ़ते खतरे को रोकना चाहता था। इसके लिए उसने उपाय सोचा और वो सहायक संधि के रूप में हम उस उपाय को जानते हैं। सहायक संधि का मतलब ये है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। सहायक संधि की विशेषताएं, सहायक संधि की विशेषताएं देखो। देखो पहली विशेषता, वह देसी रियासत, याद रखना कि देसी रियासतों के साथ की गई थी संधि। भारत की जितनी भी रियासतें थी उनके साथ सहायक संधि का प्रावधान रखे गए थे। अब उन संधि में क्या क्या शर्तें होती थी ये देखो। वह देसी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी, कंपनी की स्वीकृति के बिना, कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने यहां शत्रु राज्य के
किसी भी व्यक्ति को शरण नहीं देगी। कोई भी रियासत जो है ये जो सहायक संधि एक्सेप्ट करेगी, वो शत्रु राज्य जो है उसे किसी भी व्यक्ति को शरण नहीं देगी। पहला तो ये था। दूसरा, कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी अन्य राज्य के साथ संधि, युद्ध आदि नहीं करेंगे। कोई विदेशी राजा बिना कंपनी की अनुमति के किसी भी राज्य के साथ ना तो युद्ध कर सकता है, ना ही संधि कर सकता है। तीसरा देखो, देशी राज्य अपने विवाद मतलब अन्य राज्यों के साथ जो विवाद चल रहे हैं, अपने विवाद मतलब देशी राज्य अपने देशी राज्य दूसरे राज्य के साथ विवादों का निपटारा कंपनी की सहायता से ही करेंगे। ये था। राज्य में देशी राज्य किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को बिना कंपनी की अनुमति के अपने यहाँ न तो शरण देंगे और न ही किसी प्रकार का संपर्क रखेंगे। किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को बिना कंपनी की अनुमति के अपने यहाँ न तो शरण देंगे और न ही किसी प्रकार का संपर्क रखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये स्पेशली जो टारगेट किया गया था इसमें, वो किया गया था फ्रांसीसियों को। अब बिना कंपनी की अनुमति के आप किसी फ्रांसीसी व्यक्ति को अपने राज्य में, अपने दरबार में शरण नहीं ले सकते, उसकी सहायता नहीं ले सकते आप। तो मेन मकसद ये था कि फ्रांसीसियों को भारतीय राज्यों के साथ किसी प्रकार का संपर्क स्थापित नहीं करने देना था। तो मेन मकसद ये था। चौथा देखो, देशी राज्य अपने यहाँ एक यूरोपियन अपने यहाँ एक अंग्रेजी सेना रखेंगे। अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखेंगे और उसका खर्चा भी स्वयं ही वहन करेंगे।
अंग्रेजों ने क्या किया कि एक प्रत्येक देशी राज्य जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी उसके यहाँ एक अंग्रेजी सेना रख दी, और उस सेना का खर्चा उसी देशी राज्य को देना पड़ता था, उसी राजा को देना पड़ता था जिसके यहाँ सेना रखी जाती थी। कहने का मतलब ये था कि इन्होंने कहा कि आप संधि तो स्वीकार कर रहे हो, मान लो कि आपके अटैक हो गया, आपका अचानक अटैक हो गया, तो आपकी जो सेना है जो कि इतनी सशक्त नहीं है, इतनी फुर्तीली नहीं है, जो कि पारंपरिक रूप से कपड़े पहनते, धोती वगैरह पहनते हैं, युद्ध करने जाते धोतियां खुल जाती है उनकी, है। तो अब हमारी हमारी सेना रखो आप जो कि स्फूर्ति वाली है और हर मुसीबत से लड़ने में सक्षम है। तो और सेना में क्या और उसके साथ ही क्या है, हमारे पास क्या आधुनिक शस्त्र है, तो आपको किसी प्रकार का अगर आकस्मिक अटैक होता है तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या करो आप अपनी हमारी ये सेना रखो। तो उन्होंने प्रत्येक राज्य के पास एक सेना रख दी। मकसद क्या था इस सेना का कि देशी राज्यों के बलबूते अंग्रेजों की सेना का भरण पोषण होना। इससे क्या है, कंपनी का जो खर्चा है वो बच जाएगा। मेन मकसद तो ये था। तो देशी राज्यों के यहां अपने कंपनी की एक सेना रखनी पड़ती थी, और संधि स्वीकारने वाले राज्य के यहां एक अंग्रेजी रेजिडेंट रहेगा, एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना पड़ेगा। एक अंग्रेजी रेजिडेंट जो कि क्या करेगा, आपको प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा, मेन मकसद है। और कंपनी देशी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। चौथा, कंपनी राज्य को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करेगी। कोई अटैक होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, कंपनी की होगी, वो मुकाबला कंपनी करेगी। तो ये कुछ प्रावधान थे जिसके तहत ये संधि की जाती है। संधि की शर्तें थी, मतलब जिस भी राज्य के साथ सहायक संधि की जाती थी उनको इन शर्तों का पालन करना होता था। इन शर्तों के पालन करने के बाद ही उनसे सहायक संधि की जाती थी। मतलब सहायक संधि के ये रूल्स थे कि आपको सहायक संधि करने के बाद इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल्स थे जो कि क्या थे, पूर्णतः अंग्रेजों के हित में थे। इस संधि के बाद क्या होता है कि अंग्रेजी कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका साम्राज्य विस्तार बढ़ जाता है। उसका जो मेन मकसद था कि यूरोपीय फ्रांसीसी खतरे को टालना, वो भी टल जाता है। और अपने जो सेना थी उसका भारतीय राज्यों के खर्चे पर उसकी भरण पोषण होता है। और इस तरीके से जो भारतीय राज्य थे पूर्णतः पंगु बन गए। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता को ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, के हवाले कर दिया था। अब देखते हैं कि इस सहायक संधि के तहत कंपनी को कौन कौन से लाभ पहुंचते हैं, देखते हैं।
देखो इससे कंपनी को क्या क्या लाभ पहुंचता है। कंपनी को क्या क्या लाभ होते हैं। जो ये सहायक संधि थी कंपनी के लिए वरदान साबित हुई, इससे कंपनी को बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। पहले लाभ की बात की जाए तो देखो, देशी रियासतों से फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया। फ्रांसीसी प्रभाव जो था, फ्रांसीसी प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया। मतलब किसी भी देशी राजा ने फ्रांसीसियों का सहयोग प्राप्त नहीं किया इसके तहत। क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि जो फ्रांसीसी थे इनको देशी राज्यों के यहां नियुक्ति का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि उनकी नियुक्ति कब की जा सकती थी? जब वो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी रिकमेंडेड करेगी। क्या संधि के तहत क्या प्रावधान किए गए थे कि अगर आपको किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को अपनी यहाँ शरण नहीं देनी है, उसकी सहायता प्राप्त नहीं करनी है, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना है, बिना कंपनी की अनुमति के आपको पहले कंपनी की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई ऑफर भी आया होगा फ्रांसीसी की तरफ से तो कंपनी ने वैसे ही उसको रिजेक्ट कर दिया होगा कि आप मत कीजिए इसके साथ कोई भी समझौता। तो मेन मकसद ये था फ्रांसीसी के प्रभाव को रोकना। तो फ्रांसीसी अगर किसी देशी राज्य में घुसेंगे नहीं तो क्या होगा, अंग्रेजों के लिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा उनको। इससे क्या हो, कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया। कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया, स्थापित हो गया। कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। कंपनी की प्रतिष्ठा जो थी उसमें वृद्धि हुई। उसके बाद उसकी शक्ति में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठा के साथ साथ किसमें वृद्धि हुई? शक्ति में वृद्धि हुई। इन दोनों में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, देशी राज्यों को उसने क्या बना दिया? अपने यहाँ शरणशील बना दिया। शक्ति यानी कि प्रत्येक भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र उसके अंदर में आ गया। बिना कंपनी के कुछ किए वो हाथ पैर तक नहीं हिला सकते थे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वृद्धि है ये। तीसरी बात की जाए तो तीसरी देखो तो क्या हुआ, इसके तहत क्या हुआ, कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्चे पर एक बड़ी सेना का निर्माण हो गया। भारतीय राज्य के खर्चे पर एक बड़ी सेना का निर्माण हो गया। उसे खर्चा कौन करना? भारतीय राज्य। और इससे क्या हो गया, कंपनी की सेना जो थी उसका निर्माण हो गया। भारतीय राज्य खर्चे पर एक बड़ी सेना की प्राप्ति होगी। सीधा खर्चा बच गया उनका। चौथी बात देखो, इस प्रणाली से कंपनी के विरुद्ध फ्रांसीसी द्वारा रची जाने वाली साजिश पूर्ण विफल होगी। क्या होगी? फ्रांस की साजिश जो थी विफल होगी। फ्रांसीसी साजिश विफल हो गई क्योंकि उनको साजिश रचने के लिए किसी देशी रियासत की जरूरत होती थी। पांचवा देखो, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई संघ नहीं बना सके। सबसे बड़ी बात यह, अंग्रेजों के विरुद्ध
भारतीय राज्य कोई संघ नहीं बना सके। पहले क्या होता था कि अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए दो तीन राज्य आपस में मिलकर अंग्रेजों से टक्कर लेते थे, लेकिन साइड संधि के बाद क्या हुआ कि उसकी शर्तों के कारण कोई भी भारतीय राज्य, एक दो या दो से अधिक भारतीय राज्य जो थे आपस में संघ नहीं बना सके, क्योंकि प्रावधान ऐसे थे कि अगर आपको किसी से संधि भी करनी है, कोई संघ का निर्माण भी करना है, तो आपको पहले कंपनी की अनुमति लेनी पड़ेगी। ऊपर से क्या, तो वहां ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात था, अगर किसी प्रकार की कोई हलचल होती तो ब्रिटिश रेजिडेंट को खबर पहुंच जाती। तो क्या था कि सबसे बड़ी सफलता ये मिली कि संघ किसी प्रकार का संघ का निर्माण नहीं हुआ, कोई यूनिटी नहीं बनी, कोई गुट नहीं पड़ा भारतीय राज्यों का जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह या उनसे टक्कर ले सके। इसके साथ ही कंपनी भारतीय राज्यों के यहां आपसी विवादों की मध्यस्थता बन गई। क्या बन गई? कंपनी भारतीय राजाओं की आपसी विवादों की मध्यस्थता बन गई, मीडिएटर बन गई है कि इसके बिना कोई आपसी विवाद नहीं सुलझ सकते थे। तो ये सारे प्रावधान थे, कोई संघ नहीं बना सके। और देशी राज्य मेन मकसद क्या था, मेन क्या था कि देशी राज्य क्या हो गए, संतुष्ट हो गए वो। इसका अंग्रेजों की शरण पाके क्या हो गया, देशी राज्य संतुष्ट हो गए, क्योंकि बार बार क्या होता था कि उनको कई सारे विद्रोह का सामना करना पड़ता था, और विद्रोह को दबाने के लिए उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो क्या था कि आप किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, कि कोई झंझट नहीं है, क्योंकि सारा काम कौन कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं। तो उनको क्या संतोष प्राप्त हो गया, वो शांति से आप सो सकते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यही सबसे बड़ी कमजोरी निकलकर उनके सामने आती। अब देखते हैं इसके भारतीय राज्यों पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो ये अंग्रेजों को लाभ प्राप्त हुए। अब भारतीय राज्यों पर इसके प्रभाव, भारतीय राज्यों को हानि, क्योंकि अंग्रेजों को किसी प्रकार कोई हानि नहीं हुई, बल्कि हानि प्राप्त किसको हुई, राज्यों को, भारतीय राज्यों को। देखो, देशी रियासतों पर प्रभाव। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा देशी रियासतों पर वो था सबसे बड़ी, इनको बहुत सारी हानियां उठानी पड़ी, सर टॉमस मुनरो के शब्दों में बात की जाए, सर टॉमस मुनरो ने क्या कहा है, तो एक स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, सर टॉमस मुनरो ने कहा है कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, क्या कहा है कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं, वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं, उन्हें बेचकर सुरक्षा मूल्य, प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले
ये कहा है सर टॉमस मुनरो ने कि अपना सब कुछ बेच दिया और उसके बदले में क्या ले ली, सुरक्षा ले ली। अपना स्वतंत्रता खो दी, राष्ट्रीय चरित्र खो दिया देसी रियासतों। दूसरा देखो, दूसरा था निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण व विदेश नीति को क्या कर दिया, गिरवी रख दिया। निशस्त्रीकरण और विदेश नीति पर कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर देश की रियासत के शासक नाम मात्र के शासक बनकर रह गए, क्योंकि निशस्त्रीकरण हो गया, कोई सेना नहीं है उनके। अब विदेश नीति भी क्या किनको दे दी, कंपनी को सौंप दी। और इससे क्या हो गया, उनकी जो अपनी पहचान थी, अपनी पहचान खो दी। और देसी रियासतें क्या रह गई, देसी रियासतें नाम मात्र की रियासत, नाम मात्र की रियासत रह गई। राजा जो थे वो नाम मात्र के रह गए। देसी जो राजा थे, देसी राजा नाम मात्र के रह गए, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। तो देसी राजा क्या हो गए, नाम मात्र के रह गए, उनकी सार्वभौमिक शक्ति क्या हो गई, समाप्त हो गई। तीसरा है, अब क्या हो गए, जो सहायक संधि से क्या हो गए, सहायक संधि को स्वीकारने वाले राज्य क्या हो गए, दिवालिया हो गए। क्या हो गए, दिवालिया हो गई, दिवाला निकल गया उनका। क्यों, क्योंकि सहायक संधि स्वीकार करने में उनको क्या रखनी पड़ती थी, राज्य की एक सेना रखनी पड़ती थी, ब्रिटिश सेना। और सेना का जो खर्चा है वो खुद को स्वयं को उठाना पड़ता था राज्य को। और खर्चा उठाने के लिए उनको क्या चाहिए था, क्या खर्चा कैसे निकलता था उनका, राज्य की आमदनी से। और ये खर्चा जो था वो दिन प्रतिदिन क्या हो गया, दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इसके बदले में, खर्चे के बदले साथ साथ क्या होता था कि खर्चे, इस सेना के बदले में उनको एक निश्चित रकम भी देनी पड़ती थी, निश्चित रकम अंग्रेजों को देनी पड़ती थी सेना के बदले में। और सेना का खर्चा भी खुद उठाओ। अगर आप सेना का खर्चा नहीं उठा सकते या फिर आप निश्चित रकम नहीं दे सकते, तो आपके राज्य का जो भूखंड है, राज्य का भूमि जो है, राज्य की भूमि वो उनको देनी पड़ती थी अंग्रेजों को। तो इससे क्या हो गए कि सेना के खर्चे को उठाते उठाते उन्होंने इतना कर्ज ले लिया कि राज्य क्या हो गया, राज्य के जो इनकम के सोर्स थे वो समाप्त हो गए। क्योंकि जो भूमि थी, भूमि के ये टुकड़ा बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया, बच्चा को सब कुछ बेच दिया, लेकिन इस खर्चा जो था वो कम नहीं हुआ। ऊपर से इनको देना था, सेना के रखरखाव अंग्रेजों को देना था। तो उससे क्या है, राज्य, देसी राज्य थे जो थे, छोटे छोटे देसी राज्य, वो क्योंकि सब दिवाली कगार पर पहुंच गए। तो ये एक बड़ा नुकसान देसी राज्य को उठाना पड़ा। और देखो इससे क्या हुआ, देसी राज्य, जिस राज्य ने सहायक संधि स्वीकारी थी, वहां की जो जनता थी वो बेरोजगार हो गई। अब सुनो बेरोजगार कैसे हो गई साहब, क्योंकि जनता जो थी वो क्या करती थी, वही सेना होती थी। सेना का निर्माण कहां से होता, जनता से होता था, देसी राज्य जनता से। अब क्या हुआ, इस सेना को भंग कर दिया, इसकी जगह ब्रिटिश सेना आ गई। कौन सेना आ गई, ब्रिटिश सेना, अंग्रेजी सेना। और अंग्रेजी सेना में, अंग्रेजी सेना के आ जाने से ये सेना को बाहर का रास्ता अपना दिया। जितने भी सैनिक थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इसके अलावा देखो पहले क्या थे कि जो देसी राज्य थे, देसी राज्य जो राज्य के कुटीर उद्योग थे, कुटीर उद्योग के जो उत्पाद थे, उनको, इन उत्पादों को अपने राज्य में, राज्य की जो महल है, महलों के लिए खरीदते थे, महलों में सजाने के लिए। लेकिन क्या हो गया, इनका दिवाला निकल गया, इनकी खुद की स्थिति खराब हो गई। तो इन्होंने इसको परचेज करना बंद कर दिया। और क्या कर दिया, इसके साथ ही देसी राज्यों ने बाहर ब्रिटिश उत्पादों को अपने महल में सजाना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश उत्पादों यानी विदेशी उत्पादों को
महल में सजाना स्टार्ट कर दिया। जो पहले कुटीर उद्योगों का आधा माल जो है राजा अपने यहाँ ही खपा लेता था, इसके महल में ही चले जाते थे वो। लेकिन अभी ब्रिटिश उद्योग की तरफ विदेशी माल को इंपोर्ट करने लगे, ऊपर से इनके पास इनकम भी नहीं हुई कई राज्यों के पास। तो इस प्रकार से कुटीर उद्योग भी चौपट हो गए। तो क्या हो गया, राज्य में बेरोजगारी बढ़ गई। और क्या किया, लगान की दर उन्होंने बढ़ा दी, क्योंकि दिवालिया हो गए थे राज्य, तो दिवालिया होने के लिए लगान की दर बढ़ाएंगे। तो क्या हो गया, इनके पास जो थे इनकम के सोर्स है ही नहीं, तो क्या हो गया, बेरोजगारी फैलेगी। तो इस प्रकार से क्या हो गया, कई राज्य में क्या हो गया, राज्य में बेरोजगारी बढ़ने लगी। और इसके साथ ही क्या हुआ, जो राजा देशी राज्यों के जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व थे, वो क्या हो गए, समाप्त होने लगे। क्योंकि राजा क्या हो गया, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अगर किसी प्रकार का विद्रोह होता है तो राजा का काम नहीं है, वो किसका काम है, ब्रिटिश सेना का काम है, ब्रिटिश सेना उसको संभालेगी। तो क्या हो गया, राजा जो थे वो क्या अपने उत्तरदायित्व से क्या करने लगे, मुंह मोड़ने लगे, अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना उनके प्रति समाप्त हो गई थी। प्रजा के विद्रोह के भय से अभी भी जो देशी राजा उत्तरदायित्व महसूस करते थे, वो ब्रिटिश की सुरक्षा छतरी प्राप्त होने से विद्रोह का भय भी उनमें समाप्त हो गया। क्योंकि क्या ब्रिटिश सेना समाप्त करेगी उसके विद्रोह को, ठीक है। इस संधि के माध्यम से और क्या हुआ, इस संधि के माध्यम से भारतीय नरेशों की बुद्धिमत्ता, सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो यह है कि क्या हो गया, बुद्धिमत्ता, साइंस स्वीकार करने से साहस, जो उनमें साहस था, बुद्धिमत्ता, साहस और सैन्य संगठन आदि कमजोर हो गए। साहस, सैन्य संगठन, ये सब क्या हो गए, कमजोर हो गए। क्योंकि उनको किसी प्रकार का काम करने की जरूरत नहीं थी। पहले वो युद्ध भी करते थे, सैन्य संगठन का निर्माण भी करते थे, बुद्धि भी यूज करते थे। लेकिन अब क्या है, विलासी हो गए। क्या हो गए, विलासी हो गए। उनको महलों में पड़े रहने की आदत सी हो गई। उनकी जो रूटीन थी वो खराब हो गई, निष्क्रिय हो गए वो, क्योंकि सारा काम ब्रिटिश सेना कर रही थी। उनको रकम जमा करानी, केवल उनको इतना काम है, खा लो पी लो सो लो मजे कर लो, और क्या कर, इधर उधर शिकार कर लो। जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। जनता का जो मिलन होता था राजा जनता का, वो टूट गया। तो कुल मिलाकर ये था कि देशी राज्यों का जो नैतिक पतन हो गया, जनता को भुखमरी के हवाले छोड़ दिया, बेरोजगारी के हवाले छोड़ दिया देशी राजाओं ने। तो ये सब इस संधि के देशी रियासतों पर प्रभाव पड़े। प्रभाव जो थे सकारात्मक ना होकर सारे नकारात्मक निकले, हानिकारक निकले, जिससे देशी राज्यों का पूर्णतः क्या हो गया, पतन हो गया। तो ये था साइक संधि, जिसके तहत कंपनी को तो क्या हुआ, लाभ हुआ, और देशी राज्यों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब देखो कि साइक संधि किन किन राज्यों ने स्वीकार की थी, इसके बारे में। साइक संधि स्वीकार करने वाली राज्य, देखो सबसे पहले जो साइक संधि स्वीकार की थी वो की थी हैदराबाद, ये की थी 1798। इसके बाद इस संधि को दोबारा किया गया, कब किया गया, 1800 वापस किया गया। दूसरी जो संधि स्वीकार की थी वो की गई थी मैसूर के साथ, पता ही होगा आपको, 1799 में। इसके अलावा
इसके अलावा तंजौर में की गई थी 1799। इसके बाद अवध के नवाब के साथ की गई 1801 में। 1801 के बाद पेशवा के पास पेशवा के साथ की गई थी 1802 में, आपको पता ही होगा। और इसके अलावा पेशवा के साथ बरार के भोसले, के साथ 1803 में। सिंधिया के साथ 1804 में। इसके अलावा बहुत सारी रियासतें जैसे कि जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर आदि से भी किया गया। याद रखना मेन तो ये तकरीबन बहुत सारे भारतीय राज्यों के साथ किए गए थे सहायक संधि की संधियां की गई थी। इनमें सबसे पहले हैदराबाद है, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बनारस के भोसले, सिंधिया। ये आपको क्या करना है, इनको याद रखना है क्रम वाइज कि सबसे पहले किसके साथ की गई थी। ठीक है, तो ये थी सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेलेस्ली की क्या थी, एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत क्या था, भारत को ब्रिटिश कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अंतर्गत लाना था, जिससे क्या हो कि भारतीय राज्य क्या हो जाए, बिना युद्ध किए ही अंग्रेजी हुकूमत के अंडर में आ जाए। उसका मकसद ये था कि हमें ना तो किसी को युद्ध करना पड़े और बिना युद्ध किए ही बहुत सा साम्राज्य कंपनी के नियंत्रण में आ जाए। तो उसके लिए उसने क्या किया, क्या कि शांति और निष्पक्षता की नीति को ना अपना के युद्ध और सिर्फ युद्ध। अगर आपको युद्ध से बात ना बने, अगर आपको शांति से बात ना बने तो युद्ध का रास्ता अपना, क्यों युद्ध के जरिए, केवल उसने एक नीति अपनाई कि युद्ध करो, युद्ध में हार गए सहायक संधि थोपो, अगर नहीं होता तो उसके राज्य को हटाओ। और जो फ्रांस से खतरा उभर रहा था उसको समाप्त करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। तो ये थी सहायक संधि। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो होगा अपना डलहौजी की जो राज्य और नीति थी उसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।